नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार राज्य के पर्यटक स्थल और पर्यटक स्थानों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय वर्तमान में बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती बहुत ही ज़्यादा आ रही है, जिसका सेकंड फेज आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होने वाला है। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। आपको एक एक सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा पूरा डिटेल में, आपको यहाँ से लगातार वीडियो में मिलता रहेगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो को शुरुआत करते हुए हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य के जितने पर्यटन स्थल हैं उन सब के बारे में देखेंगे। कौन कौन से स्थल हैं, कौन से महत्वपूर्ण सवाल वहाँ से बन सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इसके पिछले हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी बिहार राज्य के शिक्षक भर्ती के लिए, बहुत ही लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज बिहार राज्य के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा पहला सवाल है, बिहार राज्य विकास निगम, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। सबसे पहले पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो आप आंसर बताएंगे 1980 ईस्वी में। कब बताएंगे? 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग बौद्ध सर्किट। आप सब ने नाम सुना होगा बिहार राज्य में बौद्ध सर्किट। शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस आपको यहाँ मिल रही हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बौद्ध सर्किट देखते हैं। राज्य में यानी बिहार राज्य में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत बोधगया, राजगीर, पटना, नालंदा और वैशाली जिले आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिले बिहार राज्य के बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो आप आंसर बताएंगे सबसे पहले बोधगया, राजगीर, पटना, नालंदा और वैशाली जिला। ये चारों पांच जिला हैं, ये सभी पांचों जिला बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आते हैं, जो कि बिहार राज्य का है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बोधगया के बारे में, और ऐसे ही करके हम लोग पांचों जिला के बारे में इम्पॉर्टेंट देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बोधगया में क्या चीज़ें हैं। तो बोधगया आपने बहुत अच्छे से नाम इसको सुना होगा और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपकी परीक्षा में ये सवाल आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, बोधगया में बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष था पीपल का, उसके नीचे ही आपने पढ़ा है इतिहास में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बोधगया में निम्नलिखित दर्शनीय स्थल हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि बोधगया में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, ऐसे कौन से स्थल हैं जिनका दर्शन करने योग्य हैं। तो सबसे पहले महाबोधि मंदिर है। क्या है? महाबोधि मंदिर। अनिमेष लोचन चैत्य है, अनिमेष लोचन चैत्य याद रखेंगे। इसके अलावा बोधि वृक्ष जरूर याद रखेंगे आप, बोधि वृक्ष। और इसके साथ ही साथ चनक्रमना, क्या है? चनक्रमना नाम का बौद्ध स्थल है, उसे याद रखेंगे। और बुद्ध जी की 80 फीट की प्रतिमा, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध कुंड या इंपॉर्टेंट है, सुजातागढ़ इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे स्थान कहाँ के हैं? ये सारे के सारे स्थान बिहार के बोधगया में हैं। इसके अलावा डुंगेश्वरी पहाड़ी है, जिसे प्राग बोधि के नाम से जाना जाता है। चीन, म्यांमार, जापान, थाईलैंड, तिब्बत, भूटान के बौद्ध मठ एवं मंदिर सब कुछ यहाँ पे क्या है? वर्तमान में बोधि वृक्ष, मूल बोधि वृक्ष के 5वीं पीढ़ी का है। और ये सारे के सारे जो बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हैं वो सभी बोधगया में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि जो बौद्ध सर्किट में 5 जिले आते थे उसमें से पहला जिला था बोधगया। तो बोधगया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों राजगीर के बारे में। राजगीर भी हम लोगों ने जाना था कि बौद्ध सर्किट का ही क्या है? भाग है। तो आइए हम लोग देखते हैं राजगीर के बारे में।
देखिए राजगीर नालंदा जिला से 15 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर दूर नालंदा जिले से कौन है? राजगीर हैं। यह पाटलिपुत्र से पूर्व मगध महाजनपद की राजधानी थी। पहले ये पाटलिपुत्र से कहाँ की राजधानी थी? मगध महाजनपद की राजधानी थी, जिसे राजगृह के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इतिहास भी यहाँ से पूछा जाए, इतिहास से संबंधित सवाल भी अगर आपसे राजगीर के बारे में पूछे तो आप इसे बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं महात्मा बुद्ध ने न केवल राजगृह में कई वर्ष बिताए, बल्कि गृद्धकूट पर्वत पर भी, ये इंपॉर्टेंट पर्वत है, पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध किस पर्वत पर गए थे, किससे मिलने के लिए? पर राजा बिंबिसार को उपदेश भी दिए थे। गृद्धकूट पर्वत पर राजा बिंबिसार को क्या दिया था महात्मा बुद्ध जी ने? तो आप बताएंगे कि उपदेश दिए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीविका मेठन मठ है वो बुद्ध का सबसे पसंदीदा निवास था। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सवाल पूछता है कि बुद्ध जी का सबसे पसंदीदा निवास स्थान कौन सा था, तो आप बताएंगे जीविका मेवन। इसके अलावा बिंबिसार ने बुद्ध जी को वेणुवन बिहार दान में दिया था। वेणुवन इंपॉर्टेंट रखेंगे। किसने दिया था? बिंबिसार ने दिया था। वेणुवन बिहार बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध जी को दान में दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि राजा देवदत्त द्वारा बुद्ध के घायल होने पर जीवक चिकित्सक को राजगीर का ही था, जो कि राजगीर का चिकित्सक था, वही आया था इलाज करने के लिए बुद्ध जी के घायल होने पर। ठीक है दोस्तों। और उन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, इससे ज़्यादा सवाल इम्पॉर्टेंट अभी तक कुछ नहीं था। ये क्या है कि राजगीर में ही पहली बौद्ध संगीत हुई थी। आप इतिहास का सब्जेक्ट लेकर के वहाँ का बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में देख रहे हैं, या फिर आप जनरल नॉलेज की तैयारी से देख रहे हैं, आपको यहाँ से ये सवाल इम्पॉर्टेंट मिल गया है कि राजगीर में ही बौद्ध समिति की पहली समिति बैठक हुई थी, संगीत समिति हुई थी। किसकी? बौद्ध संगीत समिति पहली बार कहाँ हुई थी? बिहार के राजगीर में हुई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के ऊपर ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों राजगीर हिंदू एवं जैन धर्म मत अवलंबियों के लिए प्रसिद्ध था। अगर आपसे पूछें कि राजगीर में कौन से धर्म के लोग रहते थे ज़्यादा, तो हिंदू और जैन धर्म के लोग रहते थे। और राजगीर में कौन कौन से स्थल हैं जहां घूमा जा सकता है, दर्शन करने योग्य हैं, तो वो है जरासंध का अखाड़ा। क्या है? जरासंध का अखाड़ा। जरासंध का अखाड़ा घूमने योग्य है। इसके अलावा जिसको दान में दिया था जीविका मेवन उद्यान, अजात शत्रु का किला, और इसके अलावा शांति स्तूप, वेणुवन, ये भी दान में दिया गया था बुद्ध जी को। सोन भंडार की गुफाएं, बिंबिसार का जेल, पिप्पल गुफा, स्वर्ण भंडार, गृद्धकूट पे क्या हुआ था आपको पता ही होगा कि गृद्धकूट पे जो है उपदेश दिया गया था। इसके अलावा मनियार मठ, जैन मंदिर, गर्मकुंड, पांडु पोखर और घोरा कटोरा झील, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्थान हैं जो कि राजगीर जिले में पाए जाते हैं। अगर आप राजगीर जिले से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आप किसी दूसरे राज्य से तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, तो आपको इन सवालों को याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी ऐसे ही सवालों को बहुत ही डीपली पूछता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी सवाल हम पढ़ा रहे हैं वो आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाए। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की कुछ सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला सवाल। साथियों अगला सवाल होगा हमारा कि जीवक बिंबिसार एवं अजातशत्रु के काल में चिकित्सक था। कौन? जीवक किसके किसके काल में चिकित्सक था? तो आप बताएंगे बिंबिसार के और इसके साथ साथ अजातशत्रु, ये दोनों जो शासक थे, इन दोनों के शासनकाल में जीवक नाम का जो चिकित्सक था वो था। पिप्पल गुफा को जरासंध की बैठक के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिप्पल गुफा।
पिप्पल गुफा को जरासंध की बैठक के रूप में जाना जाता है। और ये पिप्पल गुफा कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे वैभव पहाड़ी राजगीर में। कहाँ? वैभव पहाड़ी राजगीर। वैभव पहाड़ी में पिप्पल गुफा है जो कि जरासंध की बैठक के रूप में जानी जाती है और राजगीर जिले में ये स्थित हैं। तो इम्पॉर्टेंट था कि राजगीर जिले में जितने भी महत्वपूर्ण आपको दर्शनीय स्थल थे वो सब हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध सर्किट का तीसरा जिला। पहला जिला हम लोगों ने क्या देखा? बोध गया। दूसरा जिला क्या देखा? राजगीर। और तीसरा जिला हम लोग देखेंगे नालंदा। तो आइए साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं नालंदा जिले के बारे में और यहाँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज यहाँ पर नालंदा जिला के बारे में। साथियों नालंदा जिला बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 5वीं शताब्दी में ही इसकी स्थापना की गई थी तथा यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आप सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा था बिहार में, तो आप बताएंगे नालंदा। और जैसा कि नाम से आपको पता है यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय भी था। वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, कौन था? वेनसांग जो कि चीनी यात्री था वो 7वीं शताब्दी में यहाँ रहा था, 7वीं शताब्दी में यहाँ आया था। 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, नालंदा राज्य की जिले की स्थापना होती है। और 7वीं शताब्दी में ही चीन का एक यात्री जिसे बोलते हैं वेनसांग वो भारत आया था, भारत के बिहार राज्य में। और इसने यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह प्रथम आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। आप इस चीज़ को समझिए, आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मतलब एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो हॉस्टल के रूप में था, जहाँ पर लोग रह सकते थे। तो यहीं पर आया था कौन? वेनसांग आया था, विदेश से आया था, यहाँ रह करके वो यहाँ अध्ययन कर रहा था, जहाँ पर यहाँ शिक्षक एवं 10,000 छात्र रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट थे जो यहाँ पे रह करके पढ़ाई करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके बाद दोस्तों वर्ष 1951 ईस्वी में यहाँ बौद्ध अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की भी स्थापना की गई। आप सबको पता है कि बिहार में बौद्ध धर्म का जिस हिसाब से महात्मा बुद्ध जी ने प्रचार किया था उसी के हिसाब से आप देखें तो बौद्ध अध्ययन के लिए, क्योंकि विदेशी यात्री यहाँ आते थे, तो जितने भी विदेशी यात्री आते थे उन सब के लिए बौद्ध धर्म का अध्ययन करना था। तो बौद्ध अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की भी स्थापना 1951 ईस्वी में की जाती है। नालंदा में महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं, यही तो आपको पढ़ना है कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल किस किस जिले में हैं। तो सबसे पहले तो आप जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के जो भग्नावशेष अभी बाकी हैं उन सबको भी देखने योग्य यहाँ के लोग जाते हैं। अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से लोग जाते हैं नालंदा में और वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखते हैं। इसके साथ साथ नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है जहाँ लोग जा करके वहाँ की चीज़ों को देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ नव नालंदा महाविहार, वेनसांग मेमोरियल हॉल और पावापुरी बड़ी दरगाह एवं छोटी दरगाह, ये सारे के सारे स्थान हैं जो कि कहाँ पे हैं? नालंदा में हैं। और नालंदा कहाँ है? बिहार राज्य में, भारत के बिहार राज्य में स्थित हैं। साथियों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पावापुरी या फिर इसका नाम आवापुरी राजगीर से 38 किलोमीटर की दूर स्थित है। यहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की मृत्यु स्थली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की मृत्यु स्थली कहाँ है? तो पावापुरी है। आप सबको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता होगी, जो कि राजगीर से कितनी दूरी है? 38 किलोमीटर पे दूरी पर है नालंदा में। साथियों इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध सर्किट के चौथा जिला। जो बौद्ध सर्किट का अगला जिला है उसे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा? बोध गया देखा, राजगीर देखा, नालंदा के बारे में देखा और अब हम लोग जानेंगे वैशाली जिला के बारे में। तो वैशाली जिला बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। वर्तमान में वैशाली एक गाँव है और रामायण के काल में यहाँ राजा विशाल का वर्णन मिलता है। जब रामायण काल था, छठी सदी ईसा पूर्व में यह वज्जी एवं लिच्छवी के समय लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। यहाँ लोकतंत्र का शासन था। यहाँ अशोक का 3री सदी ईसा पूर्व का एक स्तंभ लेख भी है जिसके ऊपर शेर की आकृति है। तो अगर आपसे पूछे अशोक का
जो शेर की आकृति वाला स्तंभ लेख है वो कहाँ है, तो आप बताएंगे वैशाली जिले में। और यहाँ कोल्हुआ क्या है, कोल्हुआ में स्थित है, ये एक जगह है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद यह दूसरी बौद्ध संगीत समिति, क्या चीज़, दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी बौद्ध समिति कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे वैशाली में। और अगर आप सब हम पूछ लें कि पहली बौद्ध समिति कहाँ हुई थी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के आया है, क्या पढ़ा है, राजगीर जिले को। तो राजगीर में पहली बौद्ध समिति हुई थी। और दूसरी बौद्ध समिति कहाँ हुई दोस्तों, तो दूसरी बौद्ध समिति हुई थी वैशाली जिले में। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही तो कमेंट जरूर करें। आइए हम लोग अगला देखते हैं। और वैशाली जिला के निकट ही एक स्थान है कुंडग्राम। और कुंडग्राम का नाम आते ही आपको एक चीज़ याद आ गया होगा, यहीं पर भगवान महावीर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे कुंडग्राम वैशाली जिले में। अगर आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे नालंदा के एक स्थान है जिसे पावापुरी बोलते हैं, वहाँ पर भगवान महावीर जी का क्या हुआ था, मृत्यु। और जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, जो कि कहाँ है, वैशाली जिले में है। और वैशाली में ही चौमुखी या चतुर्भुजी महादेव का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे महादेव जी का चारों मुख वाला मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, वैशाली जिले में है। ठीक है दोस्तों। और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग में 4 देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य के चेहरे हैं। चारों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य के चेहरे हैं किस मंदिर में, वैशाली में स्थित चौमुखी या चतुर्भुज महादेव का मंदिर में। साथियों ये तो रहा आपका 4 जिला जो कि किस में आते हैं, बौद्ध सर्किट में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे पटना के बारे में, क्योंकि पटना भी किस में आता है, पटना भी बौद्ध सर्किट के बारे में का ही एक जिला है। तो आइए साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं पटना राज्य के बारे में। पटना राजधानी है, जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य की राजधानी क्या है, पटना है। तो पटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला ज़िला है बिहार राज्य का, जो कि बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आता है, जिसका नाम पटना है। तो देखिए पटना के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए पटना इस समय वर्तमान में बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। पटना का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो कुसुमपुर बताएंगे। क्या बताएंगे, कुसुमपुर या पुष्पपुर या फिर पाटिलपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पाटिलपुत्र है। इतिहास में पटना का नाम क्या था, पाटिलपुत्र या फिर अजीमाबाद था। ये तो इनका नाम है पुराना नाम, जो कि पटना राज्य का, पटना जो जिला है, पटना जिला का पुराना नाम क्या क्या था, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटिलपुत्र या फिर अजीमाबाद। वर्तमान में क्या नाम है, पटना नाम है। तो सबसे पहले अजातशत्रु ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के तट पर स्थित पाटिल ग्राम में एक छोटे किले का निर्माण करवाया था। और आप सभी जानते हैं कि पटना किस नदी के किनारे है, तो आप जानते हैं स्टैटिक जीके आपने पढ़ा होगा। तो पटना जो है किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे हैं। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं कि पाटिलपुत्र के एक छोटे से किले का निर्माण किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। यह शहर 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी तक राजनीति का केंद्र बना रहा। और वर्तमान में भी क्या है, पटना राजनीति का ही केंद्र है। आधुनिक पटना जो वर्तमान में पटना है, इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्योंकि जितना भी बिहार राज्य का सारा प्रशासनिक कार्य होता है, तो वो सभी बिहार की राजधानी पटना में ही होता है। तो पटना वर्तमान जो पटना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 16वीं शताब्दी में। किसने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है दोस्तों। आइए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि पटना में ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो देखने योग्य हैं, दर्शन करने योग्य हैं। अगर आप कभी पटना जाएँ तो किस स्थान पर घूमने के लिए जाएँ, उसे हम लोग आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पटना में दर्शनीय स्थल। साथियों गोलघर, आपने नाम सुना होगा, पटना का गोलघर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बुद्ध स्मृति पार्क है, शहीद पार्क है, पत्थर की मस्जिद, इंपॉर्टेंट क्या है, पत्थर की मस्जिद, शेर शाह सूरी की मस्जिद, खुदा बख्श पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम क्या है, खुदा बख्श।
सदाकत आश्रम है, अगम कुआं है, गांधी सेतु है और इसके साथ साथ तारामंडल। क्या है दोस्तों? तारामंडल और कुम्भहार आदि, ये सारे के सारे पटना के दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप इनके दर्शन कर सकते हैं, इन जगहों पर आप घूम सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए कुछ न कुछ जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहेगी इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे स्थानों पर आपको क्या करना चाहिए? भ्रमण करना चाहिए। आगे देखते हैं 1770 ईस्वी में जब अकाल के दुष्प्रवाहों को देखते हुए 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गार्स्टिन द्वारा ब्रिटिश सेना के लिए एक विशाल अन्नागार बनाया गया था। यही अन्नागार क्या कहलाता है? गोल घर के नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए आपको कितनी बढ़िया जानकारी मिल रही है कि जो विशाल वर्तमान में अन्नागार है, गोल घर हैं, वो कभी न कभी क्या था? विशाल अन्नागार था ब्रिटिश सेना के लिए। अन्नागार का मतलब जहाँ पे फूड वगैरह रखा जाता था, अनाज वगैरह रखा जाता था, तो उसी को आज क्या नाम दिया गया? गोल घर का नाम दिया गया। इसकी ऊंचाई है कितनी? 29 मीटर एवं मोटाई 3.5 मीटर है। अगर गोल घर की ऊंचाई की बात करें कितने मीटर हैं? 29 मीटर हैं और मोटाई की बात करें 3.6 मीटर हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि महात्मा बुद्ध ने के 2554वीं वर्ष जन्म वर्षगांठ को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा, किसके द्वारा? बिहार सरकार द्वारा पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का विकास किया गया। और आप जानते हैं कि बुद्ध स्मृति पार्क भी बिहार के पटना का दर्शनीय स्थल है। यह 22 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क का उद्घाटन 14वें दलाई लामा द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये सवाल बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल बुद्ध स्मृति पार्क से संबंधित हैं। तो बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन 14वें दलाई लामा के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो कि बिहार के दर्शनीय स्थल के बारे में हैं। कुम्भहार का नाम आपने सुना। कुम्भहार जो है वो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, जहां प्राचीन मौर्य साम्राज्य के राजमहल के भग्नावशेष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कुम्भहार जगह जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ पटना में ही इंदिरा गांधी विज्ञान भवन समूह है। क्या है? इंदिरा गांधी विज्ञान भवन समूह में जो तारामंडल है वो इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखेंगे कि जो तारामंडल है वो कहाँ पे है? इंदिरा गांधी विज्ञान भवन समूह। इंदिरा गांधी विज्ञान भवन समूह में तारामंडल स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ आगम कुआं का संबंध भी मौर्य वंश से है। किससे है? मौर्य काल से जोड़ करके देखा जाता है। तो साथियों, ये तो रही बात किसकी? पटना की। पटना के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की, जो कि किससे संबंधित हैं? दर्शनीय स्थल से संबंधित हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पटना की कुछ और महत्वपूर्ण जो स्थल हैं दर्शनीय, वो कौन से हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम बिहार विद्यापीठ एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ निवास करते थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और ये किस राज्य से संबंधित थे? ये राज्य यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार राज्य में ही हुआ था। इस वजह से यहाँ पर सदाकत आश्रम बिहार विद्यापीठ इन्हीं के सेवानिवृत्ति के बाद वहीं उसी स्थान में ये रहते थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है दोस्तों, साथियों, अभी के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि जो बिहार में बौद्ध सर्किट हैं, बौद्ध सर्किट में हमने 5 राज्यों के बारे में जाना, जिसमें बोध गया के बारे में अच्छे से देख लिया, राजगीर के बारे में देख लिया, पटना जिला के बारे में देख लिया, नालंदा जिला के बारे में देखा और वैशाली जिले के बारे में देख लिया है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये जितने 5 जिले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिले हैं और यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं, इनकी स्थापना कब हुई, किसने की, इन सारी की सारी चीज़ों को हमने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 6 to 12th तक का, तो आप उसकी तैयारी में बहुत जी जान से लगे हुए हैं। और एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि आपकी परीक्षा में कुछ अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कर सकें, जिससे आपकी परीक्षा में आपको फ़ायदा हो सके।
तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो हम लोग कल देंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी बिहार राज्य के बारे में ही। और आप सबको ये बताना चाहते हैं कि बिहार में जो जिस हिसाब से बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारियां चल रही हैं, वो बहुत ही तेज़ी से बिहार में शिक्षक भर्ती आ रही है और इसकी वैकेंसी की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बहुत मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मैटर मिलेंगे, तो आप वीडियो को देखिए पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें, कल हम आपको अगला पार्ट इसका दे रहे हैं। और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।